नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज अपने राज्य व्यवस्था में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज अपने पढ़ेंगे उपबंधों के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजन जिनको अपने कहते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध क्या होते हैं कि अगर कोई विशेष समस्या आ जाए तो देश का जो सामान्य प्रशासनिक ढांचा है, जो शक्तियों का बंटवारा है राज्य के बीच में, केंद्र के बीच में, या जो उत्तरदायित्वों का बंटवारा है, उस उत्तरदायित्व के बंटवारे को या शक्तियों के बंटवारे को जो है वह बदला जा सकता है। परंतु ऐसा काम केवल विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और वो विशेष परिस्थितियों को ही अपने आपातकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये कब कब किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, वही अपने अध्ययन का विषय है। तो पहली बात, तो अगर अपने आपातकाल की बात करें तो भारत के अंदर 3 प्रकार का आपातकाल लागू होता है। एक अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको अपने कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक अनुच्छेद 360 का राज्य आपातकाल। तो यह एक राज्य के अंदर लगाया जाता है, ना कि पूरे भारत के अंदर लगाया जाता है, और इसी को अपने राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो दोनों चीजें एक ही होती है, राष्ट्रपति शासन। और एक होता है अनुच्छेद 360 का, जो है सॉरी ये 56 का है, 356 अनुच्छेद 360 का वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल भारत के अंदर लागू होते हैं। वित्तीय आपातकाल, तो अपने को तीनों के बारे में पढ़ना है कि कैसे लागू किया जाता है, कब लागू किया जाता है, लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 की बात करते हैं अपने। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण चीजें पढ़नी है केवल अपने को। अनुच्छेद 352 के अंदर इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात तो कौन लागू करता है या इसका आदेश कौन जारी करता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका आदेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति, परंतु क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। यहां पर ध्यान रखें कि एक ही जगह जहां पर कैबिनेट शब्द प्रयोग में लिया गया है, मंत्री परिषद शब्द नहीं है यहाँ पर क्या शब्द है, कैबिनेट है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है, कैबिनेट के, राष्ट्रपति के पास है। परंतु क्या राष्ट्रपति अपनी सब विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्णय लेता है, नहीं। राष्ट्रपति जो है वह कैबिनेट की लिखित सलाह के ऊपर ही जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरी बात, अब अगर ऐसा है तो संसद की मंजूरी क्या है, क्या संसद की भी मंजूरी की जरूरत पड़ती है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद। तो 1 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो आज अगर राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी है कि भारत में आपातकाल लागू हो गया है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको संसद की जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी। और संसद मंजूरी देने के लिए कौन से बहुमत से मंजूरी देगा, संसद विशेष बहुमत से ही मंजूरी दे सकता है। सामान्य बहुमत की मंजूरी जो है वो मान्य नहीं होगी। दूसरी बात, कब लागू करता है, कब। तो 3 स्थितियों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक है सशस्त्र विद्रोह, भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह कर दिया किसी पक्ष ने, या फिर भारत किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, या फिर भारत के ऊपर किसी देश ने बाहरी आक्रमण कर दिया है। इन 3 स्थितियों के अंदर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हालांकि पहले जो था एक इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको अपने कहते थे, या आंतरिक अशांति का प्रावधान था, परंतु आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो अब केवल आंतरिक अशांति के बहाने पर आप राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। आप राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगा सकते हैं जब आप राष्ट्रपति का यह मानना है कि भारत के अंदर किसी एक वर्ग ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है और जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, या भारत किसी देश से युद्ध लड़ रहा है, या भारत के ऊपर किसी देश ने बाहरी आक्रमण कर दिया है, तभी ये लगाया जा सकता है। ठीक है,
कैसे लगाया जाएगा आपने देख लिया। अब बात आती है इसकी कार्यकाल कितना होता है, अवधि कितनी होती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसकी अवधि एक बार में 6 माह होती है, मतलब कि एक बार ये अधिसूचना जारी होने के बाद कितने दिन के लिए आपातकाल लग जाता है, 6 माह के लिए आपातकाल लग जाता है, परंतु कितनी भी बार लगाया जा सकता है। तो जैसे 6 महीने खत्म हो गए नई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 6 महीने कर आप लगाते रहो, परंतु एक बार में अधिकतम आप कितने समय के लिए लगा सकते हो, 6 माह के लिए ही लगा सकते हो। अब अगर जैसे राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी और संसद ने भी उसको मंजूरी दे दी 15-20 दिन के अंदर अंदर, तो आपका आपातकाल की स्थिति चल रही है, परंतु 3 महीने के बाद ही भारत की स्थिति सुधर जाती है। भारत युद्ध लड़ रहा था, समाप्त हो गया, शांति होगी, अब आपातकाल क्यों लगाना है। परंतु अगर एक बार सूचना जारी हो गई तो 6 महीने के लिए लग गया है, तो क्या आपातकाल को 6 महीने से पहले भी हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया अगर अपने देखें तो इसके 2 तरीके होते हैं। हटाने की प्रक्रिया 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है राष्ट्रपति की अधिसूचना, कि राष्ट्रपति का आदेश आ जाए, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के आदेश के ऊपर, मंत्री परिषद के कहने पर आदेश जारी कर देता है कि आपातकाल को हटा दिया गया, तो वो हट जाएगा। दूसरा, लोकसभा का प्रस्ताव, मतलब कि लोकसभा भी चाहे तो हटा सकती है, क्योंकि देखो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, ये कई बार, हालांकि भारत में एक बार वैसे लगा, बहुत ज्यादा बार है, परंतु एक बार इसका दुरुपयोग किया गया था। दुरुपयोग इसलिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती है, तो ऐसा ऐसे कुछ दल या कुछ सरकारें जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी कर सकती है। अब अगर केवल सरकार के पास ही आपातकाल हटाने की प्रक्रिया होगी तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो राष्ट्रपति को कभी सलाह नहीं देगा हटाने का, अगर उनको राजनीतिक लाभ लेना है। इसलिए लोकसभा को भी हटाने की शक्ति दी गई है। लोकसभा का प्रस्ताव अगर सामान्य बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है, अगर लोकसभा सामान्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि आपातकाल हटा दिया जाए, तो आपातकाल हटाना पड़ेगा, राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। ध्यान रखा जाए कि लगाने के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत थी, परंतु हटाने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत है। दूसरा, लगाने के लिए दोनों दलों के अंदर प्रस्ताव पारित किया जाता है, जबकि हटाने के अंदर केवल और केवल लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब यह भी तो हो सकता है ना कि राष्ट्रपति लोकसभा को बुलाना ही नहीं, मतलब कि संसद तो हर समय तो स्तर में होती नहीं है, तो अब राष्ट्रपति डरता ये भी तो कर सकता है कि वो संसद को बुलाए ही नहीं, मीटिंग ही नहीं बुलाए संसद की। या फिर लोकसभा का अध्यक्ष भी तो ये कर सकता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए कि अगर उसको पता है कि अगर मैंने ये प्रस्ताव जो है वो पटल पर रखा, इसके लिए मतदान करवाया, तो विपक्ष वाले प्रस्ताव पारित कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष भी तो सरकार का ही आदमी होता है। इसलिए यहां पर एक नियम है कि यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को कहते हैं तो 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक अनिवार्य है। बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों ने राष्ट्रपति को यह एक लेटर भेज दिया कि साहब हम आपातकाल हटाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए आपको लोकसभा को बुलाना पड़ेगा, तो लोकसभा 14 दिन के अंदर बुलाना अनिवार्य है। वैसे ही अगर 1/10 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को यह लेटर भेज दिया कि साहब हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इसलिए हमें यह प्रस्ताव की मंजूरी दी जाए, तो वह प्रस्ताव की मंजूरी देना अनिवार्य है। तो सरकार चाहकर इसको हटाने से नहीं रोक सकती, लोकसभा इसको हटा सकती है। तो ये होता है भारत के अंदर आपातकाल की बात। अब बात आती है आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है किस पर। तो अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने प्रभाव देख रहे हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर, मौलिक अधिकार पर। मौलिक अधिकार पर अगर अपने प्रभाव पड़ना चाहते हैं तो अपने को 2 अनुच्छेद पढ़ने पड़ते हैं, 358 और 359। तो अनुच्छेद 358 और 359 के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सामान्य शब्दों में अपने को एक लाइन ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 20 व 21 के अतिरिक्त
अन्य सभी मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, मौलिक अधिकार शून्य हो जाते हैं। तो जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 आपको मिलता रहेगा, ये आपसे कभी भी नहीं छीना जा सकता। ठीक है। और अनुच्छेद 19 के जो मौलिक अधिकार हैं के फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 358 के तहत हटाए जाते हैं। जो आपातकाल की अधिसूचना के साथ, आपातकाल की अधिसूचना मतलब कि जैसे ही राष्ट्रपति ने आपातकाल का आदेश जारी किया, अधिसूचना के साथ ही तत्काल स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। तो जैसे ही आपातकाल का आदेश जारी होगा, अनुच्छेद 19 के जो भी आपके फंडामेंटल राइट है वो सारे के सारे आपके शून्य हो जाएंगे। ऐसी बात कहां लिखी गई है? अनुच्छेद 358 में लिखी गई है। जबकि अनुच्छेद 359 के तहत, 59 के तहत राष्ट्रपति अन्य फंडामेंटल राइट को पृथक आदेश से निलंबित कर सकता है या शून्य कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। अन्य जो है वो स्वतः ही निलंबित नहीं होते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति को एक पृथक आदेश जारी करना पड़ेगा। और वह पृथक आदेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? वह किया जाता है अनुच्छेद 359 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति बताएगा कि वह कौन से अधिकारों को निलंबित कर रहा है, परंतु 20 और 21 को कभी नहीं कर सकता। तो 20, 21 और 19 के अलावा कौन से अधिकारों को निलंबित करना है, ऐसा आदेश अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वह बताता है कि वह कौन से अधिकारों को निलंबित कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में निलंबित कर रहा है। पहली बात तो मौलिक अधिकारों पर तो यह फर्क पड़ता है। दूसरा, लोकसभा व विधानसभा की अवधि, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो वहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा सकते। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, इनकी अवधि जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, परंतु ऐसा प्रस्ताव कितनी भी बार लाया जा सकता है, कितनी बार भी लाया जा सकता है। तो नियम क्या है कि आप एक बार में कितना आप एक बार में लोकसभा और विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। जैसे आपकी लोकसभा उदाहरण के लिए 2024 में समाप्त होने वाली थी, उस समय पर आपातकाल लगा हुआ था, आपने अधिसूचना जारी कर दी कि लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर 2025 तक किया जाता है। आप ये अधिसूचना जारी नहीं कर सकते कि लोकसभा की अवधि को बढ़ाकर 2026 तक किया जाता है, क्योंकि आप एक बार में 1 ही वर्ष बढ़ा सकते हैं, परंतु 1 वर्ष खत्म होने वाला है और अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है तो आप वापस वो अधिसूचना जारी कर दो। तो जैसे आपातकाल एक बार में 6 महीने के लिए लग सकता है, वैसे ही अवधि भी केवल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। दूसरा, आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, तथा केंद्र सरकार राज्य को कोई भी आदेश भी दे सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है। ठीक है।
ये प्रभाव पड़ता है। तो संसद के पास अतिरिक्त शक्ति आ जाती है क्या, कि वह राज्य सूची के ऊपर भी कानून बना लेगी। परंतु यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि संसद के पास अतिरिक्त शक्ति आने का मतलब यह नहीं है कि राज्य की शक्ति कम होगी, उसकी विधानसभा भी अपना काम करती रहेगी। कोई विषय है शासन व्यवस्था जो कि राज्य सूची में है, परंतु संसद ने इसके ऊपर कानून बना दिया, अब राज्य के पास भी शासन व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार है, तो दोनों में टकराव हो सकता है। अगर दोनों में टकराव होगा तो किसका कानून मान्य होगा, संसद का कानून मान्य होगा। हालांकि तो यहां पर यह ध्यान रखा जाए कि संसद को अतिरिक्त पावर दी गई है, परंतु राज्य की शक्ति को कम किए बिना। दूसरी बात, ऐसा कानून जो है, जो संसद के द्वारा राज्य सूची पर कानून बनाया जाता है, ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह भीतर समाप्त हो जाएगा। तो केवल 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। जिस दिन आपातकाल समाप्त हो गया उसके 6 महीने बाद तक ये कानून लागू रहेगा। 6 महीने बाद ये कानून जो है वो अपने आप शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल के नियम भारत के अंदर। इतनी सी चीजें तो अपने को ध्यान रखनी है और अपने को इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आता है दूसरे प्रकार का आपातकाल, जिसको अपने कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, जिसको आप राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये लिखा गया अनुच्छेद 356 के अंदर। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है, या ऐसा लिखा जाए, यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना उस राज्य सरकार को निलंबित कर सकता है, तथा शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकता है। तो पहली बात तो ये कब लगाया जाता है, ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार जो है वो संविधान का पालन नहीं कर रही है, या वहां पर राज्य सरकार का गठन ही नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी भी दल का विधानसभा में बहुमत नहीं आया। अब अगर विधानसभा में बहुमत नहीं आया है तो संविधान के अनुसार तो वहां पर सरकार नहीं बन सकती। तो ऐसे राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हालांकि इसका दुरुपयोग बहुत होता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है वह राष्ट्रपति लगाता है, उसके अंदर सरकार को निलंबित कर दिया जाता है। सरकार को निलंबित किया गया है, विधानसभा को विघटित नहीं किया गया है। विधानसभा को विघटित किया जाता है, पर कब किया जाता है बताता हूं। अब राष्ट्रपति को क्या पता चलेगा कि वहां पर जो सरकार है वह संविधान के अनुरूप चल रही है नहीं चल रही? तो इस काम की रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। तो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि इस राज्य की जो सरकार है वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो उस रिपोर्ट को आधार मानकर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। हालांकि अगर राज्यपाल के द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भी भेजी जाती है, तो भी जो राष्ट्रपति है बिना रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब होता है। तो राष्ट्रपति लगाता है। दूसरी बात आती है संसद की स्वीकृति, कि संसद की स्वीकृति कब लेनी होती है और कैसे स्वीकृति दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर
सामान्य बहुमत द्वारा। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा आदेश जारी कर दिया जाता है तो उसके 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति लेनी होती है सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है। और संसद ऐसी स्वीकृति कौन से बहुमत से देगी? सामान्य बहुमत से देगी। दूसरा, संसद की स्वीकृति मिलते ही, संसद की स्वीकृति मिलते ही राज्य की विधानसभा को भी विघटित माना जाएगा, राज्य की विधानसभा को भी विघटित माना जाएगा। तो अगर विधानसभा विघटित मानी गई है तो फिर वहां पर नए सिरे से ही चुनाव होंगे, विघटित माना जाएगा। परंतु जब तक केवल राष्ट्रपति का आदेश और संसद की स्वीकृति नहीं आई है तब तक वहां का मंत्री परिषद निलंबित हुआ है, विधानसभा निलंबित या विधानसभा जो है विघटित नहीं हुई है। परंतु जैसे ही संसद की स्वीकृति आएगी विधानसभा भी विघटित मान ली जाएगी और नए चुनावों की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है इसकी अवधि कितनी होती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसकी अवधि होती है एक बार में 6 माह। तो अगर ऐसा आदेश एक बार जारी किया जाता है तो वो फिर वहां पर कितने टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है? 6 माह लग जाता है। दूसरी बात आती है अधिकतम कितने टाइम तक लगाया जा सकता है। हालांकि ध्यान रखा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा जो इसकी है वह 1 वर्ष है, परंतु कुछ परिस्थितियों में 3 वर्ष। परंतु यदि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को कहता है कि चुनाव नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि देखो वहां पर विधानसभा का विघटन हो चुका है तो नए चुनाव की जरूरत पड़ेगी, नई सरकार बनाने के लिए, नई विधानसभा बनाने के लिए। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि चुनाव करवाए जा सके तो फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव नहीं करवाए जा सकते तो इसे 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सामान्यतः तो देखो ये पहली बात तो 3 चीजें ध्यान रखनी है अवधि के। एक बार आदेश जारी होने के बाद कितने समय के लिए लग गया? 6 माह के लिए लग गया। और ऐसा आदेश केवल 2 ही बार जारी किया जा सकता है किसी भी राज्य के लिए लगातार। परंतु अगर उस राज्य के अंदर परिस्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव करवाया जा सके तो फिर इसको 3 साल तक या 5 बार ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है, 6 बार, ठीक है। ये इसकी सीमा की बात होती है। अब दूसरा होता है हटाने का तरीका। इसको अगर 6 माह से पहले हटाना, आदेश जारी कर दिया और बीच में हटाना चाहते हैं तो इसको हटाने का तरीका एक ही होता है और वो होता है राष्ट्रपति का आदेश। तो राष्ट्रपति अपने आदेश से कभी भी लगा सकता है, कभी भी हटा सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन का। तो पहली बात तो इसके प्रभाव में अपने को ध्यान रखना है कि इससे केवल शक्तियों का बंटवारा, इससे राज्य की सभी शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित हो जाती है, केंद्र के हाथों में निहित हो जाती है। तो राज्य के जितने भी निर्णय होते हैं, जैसे कि राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राज्य के लिए आदेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल। तो वास्तव में शक्ति किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती है। तो राज्यपाल उस राज्य की जो भी अफसरशाही होती है, जो भी अधिकारी होते हैं, उनको साथ लेकर राज्य का प्रशासन चलाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका। हालांकि इसका मौलिक अधिकारों पर और नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है इसका राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन का मामला जो है वो केवल शक्तियों के बंटवारों का मामला है, केंद्र व राज्य का। तो जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है, इतना समझ लें, जिसके अंदर विधायिका नहीं है, जिसके अंदर विधायिका नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लगने पर क्या हो जाता है? वो राज्य ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है जिसके अंदर विधायिका नहीं है, ठीक है। ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन। तीसरी बात आती है वित्तीय आपातकाल। इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 360 में। पहली बात कब लगाया जाता है? जब भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो, जब भारत सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो
सरकार के पास पैसा ना हो तब ये लगाया जाता है, खर्चा कम करने के लिए, वित्तीय स्थिति खराब हो। कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति स्वयं तो लगाता नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह से लगाता है। संसद की अनुमति सामान्य बहुमत से। तो पहली बात तो संसद अनुमति कौन से बहुमत से देगा? सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत से 2 माह के भीतर। तो आदेश जारी होने के कितने माह के भीतर संसद की अनुमति की? 2 माह के भीतर देनी अनिवार्य है। तीसरी बात, अगर एक बार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो इसकी अवधि कितनी होती है? तो इसकी अवधि जब तक राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाए। तो ये 6 महीने में स्वतः ही नहीं हटेगा, ये तभी हटेगा जब इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, अन्यथा ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। एक बार अगर आपने लगा दिया तो हटाया जब राष्ट्रपति द्वारा, जब तक राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाए। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। अब इसमें क्या है, सरकार ने वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। तो वित्तीय आपातकाल में सरकार क्या करेगी? वो पैसा खर्चा कम करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी रोकनी है, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं रोकी जा सकती। हाई कोर्ट के जज की सैलरी रोकनी है, राष्ट्रपति की सैलरी रोकनी है, कुछ भी करना है। चाहे केंद्र के द्वारा राज्यों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो रोकना है, कुछ भी करना है, पैसा रोक दिया जाएगा ताकि सरकार की वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं भारत में। अब वित्तीय आपातकाल जो है आज तक कभी नहीं लगा है भारत में, आज तक कभी नहीं लगा है। तो अपने को वित्तीय आपातकाल की जरूरत नहीं पड़ी है। जो राष्ट्रपति शासन है या जो राज्य आपातकाल है उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है, अनगिनत बार लग चुका है, ये तो कितनी भी बार लग चुका है। और जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है वह भी पहले लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल भी अपना जो है वह युद्ध। अगर अपने राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल भूतकाल में भारत में कब कब लगा है? तो भारत के अंदर वैसे इसको 3 बार लगाया गया है। पहला मौका अपने को देखने को मिला जो वो मिला 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर, और ये लगा अक्टूबर 1962 से लेकर ये जारी रहा जनवरी 1968 तक। हालांकि हर 6 महीने में इसको मान्यता देनी पड़ी थी। दूसरा आपातकाल जो लगा वो लगा 1971 के अंदर, दिसंबर 1971 के अंदर, और ये वैसे देखा जाए तो ये जून 1977 के अंदर ही खत्म हुआ था। हालांकि इस दौरान तीसरी अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, सॉरी जून नहीं मार्च, और तीसरा जो है वो लगा जून 1975 से लेकर मार्च 1977। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो दूसरा था वो जून 1975 में खत्म हो गया था और नई सूचना जारी हो गई थी। तो ये 3 बार भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है भूतकाल के अंदर। ये है भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात, इस राष्ट्रीय आपातकाल और अन्य आपातकालों की बात। इसके साथ अपना आपातकाल वाला टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास के अंदर अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।